सारे जो फॉर्म भरवाए जाते हैं रत्नाकर त्रिपाठी जी, तो जब उसमें जातियां है तो अलग से कराए जाने की क्या जरूरत है? एक सामान्य व्यक्ति का जनगणना और जाति अलग होते हैं। हाँ, अभी तो आप गिना रहे हैं कि हम लोग फॉर्म में भरते ही हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, जवाब आपसे से अब सामान्य आदमी के दिमाग में आएगा ना फिर। और नहीं नहीं रत्नाकर जी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करवाया था, पैसा खर्च करके करवाया था देश का, और फिर जो आंकड़ा जारी किया जाना था उसको छिपा लिया गया था। मनमोहन सिंह की सरकार ने करवाया था, ठीक है। जब करवा के आप आंकड़े, क्योंकि कोई वजह होगी ना, ये ऐसा नहीं होता है रत्नाकर त्रिपाठी जी। बंद किसने किया? देश का पैसा किसने बर्बाद किया? अगर हम जातिगत जनगणना करवा रहे हैं और उसके बाद, और 51 में तो नेहरू जी ने की ओर से आपत्ति जताई गई थी, और जातिगत जनगणना 1931 के बाद उसके कोई डेटा रिलीज नहीं हुआ है रत्नाकर त्रिपाठी जी। अब बीजेपी तो ये जुम्मा 1980 में गठित पार्टी है रत्नाकर त्रिपाठी जी। अरे प्लीज रत्नाकर त्रिपाठी जी, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। फैक्ट है कि नहीं है? फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए सर, फैक्ट पे बात कीजिए। हाँ, और जातिगत जनगणना पर दिल्ली में वोट नहीं पड़ने जा रहे आपकी। अरे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जातिगत जनगणना पर कोई दिल्ली वोटर वोट डालने के लिए नहीं जा रहा है। बैठी है उस शो पे, पहले कोई और था। हाँ, उसने क्या बोला, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। चैनल की जिम्मेदारी है, चैनल की जिम्मेदारी है, चैनल की जिम्मेदारी है। अगर मैं एक चैनल पे बैठी हुई हूँ, जो कुछ बोल रही है वो चैनल की, प्लीज रत्नाकर त्रिपाठी जी। हम तो आज कह रहे हैं ना कि जाति जनगणना कराइए। आप ही लोगों का नारा था जाति पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। फिलहाल मैं नहीं जाती हूँ जाति पर, अभी जातिगत जनगणना को लेकर यहाँ पर बहस नहीं हो रही है। दिल्ली की जनता, रत्नाकर जी सुनिए मेरी बात, मैं दिल्ली लगातार घूम कर आ रही हूँ। मैं अभी एक विधानसभा में रिपोर्टिंग करके आ रही हूँ। रत्नाकर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जातिगत आरक्षण को लेकर दिल्ली में वोट नहीं पड़ने जा रहा है, इसलिए हम उधर नहीं भटकेंगे, हम इधर आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरे सर आप बताइए ना, जाट आरक्षण जातिगत नहीं है, संस्थागत है। हाँ, आप जब जाट आरक्षण की बात करती है, जाति की ही बात करती है ना। मेरे दादा ने किया, उससे क्या मतलब है? मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो चलिए सारी जातिवाद छोड़ देता हूं आपके हिसाब से। आप बना के रखिए सर, मैं कौन होती हूँ किसी की जाति पर खुद टिप्पणी करने वाली। पार्टी वाले दोनों सदन में बैठे थे। कुछ कम बैठे थे, कुछ अधिक बैठे थे। सही बात है, बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये दिल्ली का चुनाव जो हो रहा है, तो उसमें जाट आरक्षण का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठा हुआ है। तो इसको बुलाने के लिए अभी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जाट आरक्षण हम देंगे, हम जीत के आए थे। तो 10 साल से केजरीवाल की सरकार चल रही है, तो जाट आरक्षण के लिए क्या किया है? और बीजेपी जो है वो इसमें टूटी हुई है, बोलती है कि अमित शाह से बात हुई थी, हम बीजेपी वाले जो है वो जाटों को आरक्षण देंगे दिल्ली में। तो ये मुद्दा गरमाने की कोशिश करी गई है दोनों तरफ से, लेकिन दोनों पार्टियां इसमें गड़बड़ है। बीजेपी तो वैसे भी आपको पता है कि ये तो मनुवादी सोच के लोग हैं। तो ये जो जैसे कि जातियों का है, तो ये तो खुद ही जाति मानते हैं ना। मनुवादी जो क्या बोलते हैं कि सवर्ण जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं, और जो शूद्र होते हैं तो वो गुलाम होते हैं, उनको गुलाम की जिंदगी जीना चाहिए, है ना। तो शूद्र में पशु, नारी और ये पिछड़ी जाति के लोग, ये सब आते हैं, और इनकी जिंदगी जो है ये सवर्णों की सेवा करने आते हैं। बस यही इनका ये है, और मनुवाद का ही ये समर्थन करते हैं। तो ये राजनीति में जो है कैसे चल रहा है, तो पहली बात तो ये है कि आरएसएस जब से बनी है 1925 से, तब से वो मनोवादी लोग ही उसमें हैं। और चुनाव के लिए अब आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती है, तो आपने एक विंग बनाया था जनसंघ, वो चुनाव लड़ती थी। तो उसमें जो कैंडिडेट खड़े करते थे, सवर्ण खड़े करते थे, क्योंकि जो शूद्र है उनको तो टिकट देंगे ही नहीं है, क्योंकि वो तो गुलाम की जिंदगी उनको जीना है, ये सोचते हैं। तो मनोवादी सोच के लोग जो पूरे देश में 3% लोग हैं, भले ही सवर्णों की संख्या 15% होगी, लेकिन उसमें से भी ज्यादा लोग जो है वो मनुवादी नहीं है। तो ये मनुवादी लोग को सिर्फ 3% वोट मिलता था। अब 3% वोट से तो कुछ सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं।
पूरे देश में 1-2 सांसद चुने जा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो यही चले आ रहा था प्रकाश नारायण का। तो उसमें कौन लोग थे जो कांग्रेस को विरोध करते थे? हर तरह के लोग, है ना। तो हर तरह के लोग जो थे, तो वो चाहे वो वामपंथी हो, चाहे कि आरएसएस हो, चाहे और भी कुछ सोच के लोग हो, सब इंदिरा गांधी के खिलाफ ये मुहिम चालू किए थे। और उसको तोड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रहा था। तो उसी वक्त जो है, जो जनसंघ के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, तो वो वामपंथियों के संपर्क में आए, दूसरी पार्टी के संपर्क में आए। तो इनके दिमाग में ये समझ में आया कि ये तो 30 साल से चुनाव लड़ रहे थे जनसंघ के द्वारा, सिर्फ सवर्णों को टिकट देते थे, तो ऐसे तो सत्ता नहीं पाई जा सकती है। तो हमको मजबूरी में जो पिछड़े शूद्र हैं, उनके भी नेताओं को भी टिकट देना पड़ेगा, तो तब जाके हम सत्ता में आ पाएंगे। तो ये इनकी सोच वहां से चालू हुई। तो 1980 में बीजेपी बनी, उसके पहले बीजेपी नहीं थी, है ना। तो जब बीजेपी बनी, तब इन्होंने शूद्रों के नेताओं को भी टिकट देना चालू किया, और तब जाके इनका सफर चालू हुआ और ज्यादा सीटें जीतने लगे। क्योंकि जो शूद्र लोग थे, अपने शूद्र नेता को देख के वोट करते थे, किसी भी पार्टी के हो। और ये जो शूद्र नेता है, तो ये बिकाऊ नेता है, क्योंकि ये जो शूद्रों के खिलाफ ही जो जिनका जो सोच है, बीजेपी आरएसएस, उसी के साथ में वो मिले हुए और अपनी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन अपने ही जनता का नुकसान करते हैं। अब आ जाइए कि अभी जो राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना, तो जातिगत जनगणना का आवाज उठा रहे थे बहुत दिन से जो समाजवादी पार्टी लोग, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और भी तरह के लोग हैं, तो ये उठा रहे थे मुद्दा। राहुल गांधी ने उसको पूरा जम के उसको और ऊपर उठाया, और हर रैली में वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो ये जो मुद्दा पूरे देश में लहर उसका है, उसका असर भी पड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और दूसरे जो मोदी जी जो है और बीजेपी है, तो इनका क्या ये सोच था कि मोदी जी जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे 2014 में जब चुनाव जीत के आए थे। तो उसके बाद में इन लोगों को लगने लगा कि हम जो चाहते थे कि हम तो संविधान चाहते नहीं है, हम चाहते नहीं है कि शूद्र हमारी बराबरी करे, तो ये पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा जब संविधान को ही खत्म कर दिया जाए। तो मोदी जी ने नारा दिया 400 पार 2024 के चुनाव के लिए। तो उसका लक्ष्य वही था कि 400 पार हो जाएगा तो संसद में संविधान बदल सकते हैं और उसके बाद में फिर मनुवाद ला सकते हैं। तो इसी सोच के लिए 400 पार का नारा दिया था और इनके छुटभइये नेताओं से बुलवाया गया था। यहाँ तक कि दिया कुमारी जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है, उसने भी कहा कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदल पाए। और इनके जो विवेक देवराय जो नीति आयोग के सदस्य थे, तो वो भी बयान दिए, स्टेटमेंट दिए, आर्टिकल लिखे कि ये संविधान जो है अब चलने लायक नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है। तो ये सब बातें जब करे तो जनता समझ गई और इसीलिए वोट इनको नहीं पड़ा, कम पड़ा। और जो भी ले दे के 240 सीट आई, बल्कि 100 सीट पे भी निबट जाते थे अगर आदिवासी वोट नहीं मिलते। और आदिवासी वोट मिले क्योंकि इन्होंने आदिवासी सीएम छत्तीसगढ़ में बनाया, उधर उड़ीसा में बनाया, और उसी लिए आदिवासी वोट पूरे जो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा सब वोट बीजेपी में गया था। अगर आदिवासी वोट वहां नहीं मिलते तो वहां पे भी बहुत बुरी तरह हारते थे, 100 सीट का नुकसान होता था। तो ये पूरा हिसाब किताब है कि देश में जाति है और जाति कभी जाएगी नहीं, है ना। तो जो आरक्षण की सुविधा जो है, जो संविधान जब बना था तो सिर्फ SC ST के लिए बना था, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, दयनीय थी। तो संविधान में ये प्रावधान दिया गया कि उनको शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण दिया जाए। और बाद में और फिर ये जो
जो चुनाव होते हैं तो चुनाव में भी जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज्यादा है 50% से, तो वहां पर आरक्षित सीट का व्यवस्था किया गया था। तो ये सब व्यवस्था थी। और उसके बाद में लेकिन जो ओबीसी समाज है ये भी पिछड़ा है, तो इनकी भी आवाज उठने चालू हुई। तो मंडल आयोग आया था 1992 में, और उसके बाद में ओबीसी आरक्षण का भी सुविधा चालू किया गया। तो ओबीसी का जो सुविधा चालू किया गया तो उसमें भी लेकिन यह है कि ओबीसी जो है वो बहुत बड़ा समुदाय है, 50% से ज्यादा। तो उसमें अलग अलग जातियां हैं, तो अलग अलग जातियों का जो है वो वोट चलता है, और उसमें कि इनकी जाति जो है इनको इतना आरक्षण मिलना चाहिए, ये जो उप जाति है इसको इतना आरक्षण मिलना चाहिए, ये सब बात चलती है। तो जब ये सब बात चलती है तो फिर उनका कितना संख्या है ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये जो सेंसस से ही मालूम चलता है। तो कास्ट सेंसस जो है देश में अंग्रेजों के जमाने में हुआ था 1931 में, उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ। तो अब 100 साल में जो अलग अलग जातियों के लोग की संख्या भी तो बदलेगी ना, कि किसी में जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी है तो ज्यादा हो गए होंगे, जिनकी जनसंख्या कम तेजी से बढ़ी है वो कम हो गए होंगे। ये तो नावल बात है ना। तो इसीलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है, और ये बात उठ रही है। तो भी मोदी जी बोलते हैं कि कोई जाति नहीं होती है, ये तो सिर्फ महिला, किसान, गरीब यही सब होते हैं, जाति तो होती नहीं। और दूसरी तरफ मोदी जी खुद ही जो है वो हर मंच से बताते थे पहले तो 2014 में कि मैं तो ओबीसी हूँ, गरीब चाय वाले का बेटा हूँ, बोलते थे ना। और उसके बाद में जो चुनाव होगा तो मैं तो प्रेसिडेंट के लिए पहले कोविंद साहब जो थे वो दलित थे, तो मैं दलित प्रेसिडेंट बना रहा हूँ। उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी प्रेसिडेंट है तो वो आदिवासी हैं, तो मैं तो आदिवासी पीएम बना रहा हूँ। ये जो कांग्रेस है ये इनका विरोध करती है, इस तरह की बात करते हैं ना। और उसके बाद अपने मंत्रिमंडल में नुमाइश करवाते हैं, बकायदा परेड करवाते हैं कि 23 मैंने ओबीसी मंत्री बना दिए, मैंने यहाँ पे ये एमपी में जो है वो ओबीसी सीएम बना दिया हूँ, तो कहीं पे ये बना दिया हूँ। ये बात करते हैं मोदी जी, तो खुद जाति की बात करते हैं और खुद ही बोलते हैं कि जाति नहीं होती है। अब दोनों में से एक चीज बताओ ना, ये दोगलापन क्यों? कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस क्या करी कि पहले तो जो आरक्षण की सुविधा SC ST का था तो वो उसी पे टिकी हुई थी, और ये भी कहा है कि जब जाति प्रथा खत्म हो जाए देश में तब ये आरक्षण की सुविधा बंद कर देना चाहिए। वो आज भी बोलते हैं, तो वो सही है कि आप जाति खत्म करो, सबको बराबरी हो जाए, तो फिर जाति आरक्षण की जरूरत क्या है। लेकिन अभी तक वही का वही हालत है कि आप देख लीजिए कि शहरों में झुग्गी झोपड़ी में कौन रहता है? पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं ना, शूद्र लोग रहते हैं, वहां सवर्ण जाति के लोग रहते हैं क्या? उसके बाद में गरीबी की वजह से कौन पढ़ नहीं पाता है? शूद्र लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। उनको तरक्की कभी देखिए कि अगर जैसे कि आरक्षण की सुविधा ना हो तो जो सरकारी नौकरियां है, प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी में भी भर्ती अगर होना है तो कोई बहुत तेज लड़का है लेकिन शूद्र है और उसने रिटन एग्जाम पास कर लिया अच्छे से, लेकिन जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू भी होता है ना नौकरी के लिए, तो इंटरव्यू में कौन लोग बैठेंगे जो इंटरव्यू लेने वाले? तो सवर्ण जाति के ही लोग ज्यादा रहेंगे ना। तो सवर्ण जाति के लोग रहेंगे तो शूद्र को कैसे सेलेक्ट करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज, और इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ये चीज जो मानसिकता जो देश में है वो तो कभी जाने वाली नहीं है, जाति रहेगी ही रहेगी। और इसी वजह से जाति का आरक्षण जरूरी है, क्योंकि वो पिछड़े लोग हैं, उनको ऊपर उठाना है। ऊपर उठाना है तो आरक्षण जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर वो तो जैसे आरक्षण नहीं रहा तो इन लोग को तो कहीं नहीं होने वाला, ना पढ़ाई कर पाएंगे ना नौकरी कर पाएंगे, ऐसे ही पिछड़े हुए हैं और पिछड़े होते जाएंगे। इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। तो हमारे देश में इसका मुहिम चलता रहता है। तो अभी जाट वाला आंदोलन का बात हो रहा है, तो बीजेपी किस मुंह से बात करेगी? ये तो मनवादी लोग हैं, इनको क्या आरक्षण देना है? सिर्फ वोट के लिए ये ऐसे
शगुफा छोड़ते रहते हैं कि हम तो इनका आरक्षण देंगे, उसका आरक्षण देंगे, लेकिन इनको देना नहीं। मजबूरी में कहीं कहीं पे दे देंगे, लेकिन वो अदरवाइज देना नहीं है। अब जैसे कि बकरवाल जो होते हैं, तो बकरवाल मुस्लिम होते हैं, तो कश्मीर में बकरवालों को आरक्षण इसलिए दिया गया कि इनको हिंदू मुसलमान करना है। तो वहां पर जो कश्मीर में मुसलमानों का वोट चाहिए, कम से कम बकरवाल मुसलमानों का, उसके लिए किया, और अदरवाइज ये करने वाले नहीं है। तो ये जाट लोगों का आरक्षण का बीजेपी को से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को इसके वोट के लिए जरूर चाहिए, तो उसके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन करते नहीं। अदरवाइज करना होता तो पहले तो एक स्टेट में जो क्या होता है कि जो आरक्षण जो होता है किसी भी जाति का, तो पहले तो स्टेट लेवल की सूची में कर लाना पड़ता है, और उसके बाद में फिर केंद्र में भी। अब जैसे अगर स्टेट की सूची में आ गया तो उस स्टेट में जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो उसमें उस जाति को आरक्षण की सुविधा मिलेगी। लेकिन जो केंद्र का जो एग्जाम होता है ना, केंद्र के सरकारी पद खाली होते हैं, तो वहां पर अगर आपको आरक्षण चाहिए तो केंद्र की सूची में होना है, नहीं तो केंद्र की सूची में उस जाति का आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये सब मुद्दे होते हैं। तो मोदी जी 10 साल से बैठे हैं, तो जाटों का क्यों नहीं किया आरक्षण, केंद्र की सूची में क्यों नहीं लाए? और दिल्ली में जो अगर केजरीवाल नहीं लाए हैं तो आवाज उठानी चाहिए, तो कभी आवाज तो उठाए नहीं थे। तो ये दोनों पार्टियां जो है सिर्फ राजनीति कर रही है, इनको आरक्षण से लेना देना नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस जो है, अब जब नेहरू जी के जमाने में ओबीसी का जो मुद्दा था ही नहीं, इंदिरा गांधी के जमाने में भी नहीं था, तो ओबीसी के बाद में आप इंदिरा जी को जोड़ दे, नेहरू जी को जोड़ दे, तो वो कैसे चलेगा? और इंदिरा गांधी जी भी ने जो कहा था कि जाति पाति वो छोड़ना चाहिए, आप सिर्फ कांग्रेस को वोट दीजिए, इस तरह की बात करती थी ना। तो देश में होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जाति ना हो, लेकिन जाति है कि जाति नहीं, तो इसीलिए आरक्षण की सुविधा जो है वो देना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जो है वो जब उठा रहे हैं बात, तो जरूरी है, क्योंकि देश में आरक्षण जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछड़े लोग जो है कम से कम इतना तो पहुंच जाते हैं ना कि नौकरी पढ़ पाते हैं, नौकरी कर पाते हैं उनके बच्चे। आरक्षण की वजह से अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो वो भी नहीं हो पाएगा, वो और नीचे चले जाएंगे। तो ये आम आदमी पार्टी भी गलती पर है, और बीजेपी तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि इनको तो मनुवाद लाना है। तो ये चीज है। तो इस पे कोई भी डिस्कशन आप कर लीजिए, जो मुद्दा जो है ये देश में ये है कि जो शूद्र है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए बढ़िया से बढ़िया तरीके क्या हो सकते हैं? तो कम से कम आरक्षण का सुविधा जो है, तो आरक्षण का कीजिए ना। आरक्षण की जातिगत जनगणना से मोदी जी क्यों भागते हैं? उनको करवाना चाहिए। अगर आप वोट पाना है, आपको देश में संविधान को बरकरार रखना है, पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाना है, तो मोदी जी तो बोलते हैं कि जाति ही नहीं होती। तो यहीं पे तो मतलब पूरा जो है लोचा है ना। कांग्रेस का एकदम स्टैंड क्लियर है, वो तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं, तो गलती पर कौन है?